नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, एक्चुअली ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और सेंसिटिव टॉपिक होने के नाते मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि इसे बहुत ही ढंग से और सामान्य रूप से आत्मसात करने का प्रयास करेगा, न कि असहज हो। असहज होने जैसी कोई बात भी नहीं है। दरअसल ये हमारे समाज की ऐसी बात है जिन पे बातें करना बहुत आवश्यक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे टैबू बना रखा है। टैबू कोई भी चीज़ नहीं है, और अगर कोई प्रगतिशील समाज है तो उसमें इस तरह की बातों पर किसी प्रकार का डिस्कस किया जा सकता है। ये बेहद सामान्य है और बहुत ही अच्छे से किसी को जानकारी दे सकने का एक माध्यम भी है। अगर किसी चीज़ों में बात ही नहीं होगी तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे करके टैबू बन जाए और उस पर बात करना किसी समाज के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल हो। आज हम जिस टॉपिक बात करने जा रहे हैं वो है 2 फिंगर टेस्ट, जो कि अभी 31 अक्टूबर 2022 यानी कि अभी 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, जिस पर उन्होंने 2 फिंगर टेस्ट पर बैन लगाने की बात की। हम बात कर रहे हैं 2 फिंगर टेस्ट के बारे में, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 31 अक्टूबर को बैन लगाने की बात कही है। और इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या है ये 2 फिंगर टेस्ट, क्यों यूज़ में होता है, इससे संबंधित जो वर्मा कमेटी है उसकी सुझाव क्या क्या है, भारत सरकार का स्टैंड क्या है, और भारत सरकार के स्टैंड के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इन लोगों ने क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इससे संबंधित बना रखे हैं। हम ये भी देखेंगे कि यूएन में वीमेन और मानवाधिकार इसके पक्ष में क्या क्या बातें कहता है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 2 फिंगर टेस्ट बेसिकली यूज़ होता है किसी रेप सर्वाइवल के लिए, जो कि इसके माध्यम से कोई क्लिनिकल एक्सपर्ट या कि ऐसा कोई हेल्थ कर्मचारी जो कि वहाँ काम करता हो किसी सरकारी अस्पताल में, जहाँ पे कि इस तरह के मेडिकल टेस्ट होते हैं, और इस मेडिकल टेस्ट में फीमेल के वजाइना में 2 फिंगर को इंसर्ट किया जाता है, और इस 2 फिंगर को इंसर्ट करके यह पता लगाया जाने का प्रयास किया जाता है कि उसमें कितनी इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इस चीज़ से संभावना यह बनेगी कि चीज़ें पहले से अगर हैं, यानी कि इससे ये पता लगाया जाता है कि क्या महिला पहले से सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं। अगर पहले सेक्सुअली एक्टिव है तो 2 फिंगर्स आराम से इंसर्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इन्हें इंसर्ट कराने में थोड़ी समस्या आती है। कहने का सेंस ये है कि ये एकमात्र तरीका नहीं है, लेकिन मेडिकल टर्म्स में इसे हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं लोग। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि यह बेहद असंवैधानिक और बेहद ही मानसिक प्रताड़ना जैसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जैसा है। एक ऐसी स्त्री जिन्होंने रेप को जो है कि फेस किया हो, और ऐसे में इस सब के बाद भी अगर उन्हें इस प्रोसेस से गुजरना हो तो निश्चित तौर पर यह मानसिक पीड़ादायक है। इसे बिल्कुल बैन करने की आवश्यकता है। और अभी आपके लिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने इसे अपने यहाँ बैन करा था? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे बैन कर रखा है। इन सब के बाद इलास्टिसिटी चेक करने का सिर्फ एक माध्यम नहीं है। जो वैज्ञानिक हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े चिकित्सक हैं और जो भी सलाहकार हैं इस किस्म के लोग, वो इसे कहते हैं कि ये बेहद बहुत ही ज़्यादा घटिया किस्म का, और ये कहीं भी कोई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं होता है कि क्या 2 फिंगर इंसर्ट कराने के बाद कोई महिला वर्जिनिटी लॉस कर चुकी है या नहीं। इससे कोई मतलब या कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, लेकिन यह एकमात्र तरीका था जो कि अब तक यूज होता आ रहा था। कहने का सेंस है कि वजाइनल इलास्टिसिटी जो है उसमें डिफरेंशिएशन होने का एक कारण संभोग नहीं है, सिर्फ एकमात्र कारण संभोग नहीं हो सकता। यह जो है कि आपके किसी प्रकार के खेल खेलने, साइकिल चलाने, गाड़ी चलाने या खेल कूद वाले जैसे कोई कार्यक्रम करने, या कभी कभी यूज होता है टैम्पोन। टैम्पोन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय द गर्ल्स इन देयर पीरियड्स, जो कि उस दौरान यूज होता है। वो ब्लड फ्लो को जो है कि सोक करता है। दैट इज वाई दिस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गर्ल्स।
होता क्या है कि इन सब चीज़ों के यूज़ करने के बाद या खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव होने के बाद, साइकिल चलाने से भी कभी कभी हाइमन की जो झिल्ली है वो फट जाती है और ऐसे में वहाँ पे इलास्टिसिटी थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन यह कोई कारण नहीं है कि वो रेप पीड़िता हो जाए या उससे जो है कि इस प्रकार के कृत्य किए जाएं। यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि कोई महिला पहले से सेक्सुअली एक्टिव है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसका रेप किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई स्त्री जो कि विवाहित है और ऐसे में अगर उसके सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ हैं, दिस इज़ वेरी कॉमन, और ऐसी महिला का अगर बलात्कार होता है, वह रेप की सर्वाइवल बनती है, तो ऐसे में इस तरह के केसेस का, इस तरह के जो टर्म्स हैं 2 फिंगर टेस्ट का यूज़ करके यह पता लगाया जाना बेहद घटिया किस्म का है और इस पर बिल्कुल बैन लगना चाहिए। हम बात कर रहे थे कि यह क्या होता है। हमने एक चीज़ ये समझ लिया, क्यों होता है हमने ये भी समझ लिया, और अब आप बात करने वाले हैं वर्मा कमेटी। निर्भया कांड 2012 में घटित हुआ और 2012 में घटित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे वर्मा साहब, JS वर्मा। उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा कि यह बिल्कुल असंवैधानिक है और असामाजिक है, इसे बैन करने की आवश्यकता है और इसे बैन भी किया गया। बशर्ते इन सब के बावजूद भी भारत के अन्य राज्यों के हिस्से में यह प्रक्रिया, जो टेस्ट है, ये होता रहा है और अभी भी हो रहा था। आप ये समझिए कि भयावह स्थिति कितनी ज़्यादा होती होगी किसी ऐसी पीड़ादायक महिला के लिए, ऐसी पीड़ित महिला के लिए जो कि पहले से मानसिक प्रताड़ना झेल रही है ऐसे असामाजिक तत्वों के कृत्य के द्वारा, और बावजूद इसके बाद उसे फिर से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरना हो, तो किसी भी महिला के लिए बहुत ही भयावह स्थिति है ये। किसी की भी महिला हो, वह इस स्थिति से गुजरना कभी नहीं चाहेगी। वो रेप सर्वाइवल पहले रही हो, विवाहित रही हो, अविवाहित रही हो, इससे कोई अंतर नहीं आता उसके निजी जीवन पे। जीवन बेहद निजी किस्म का है, उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी से हमारा संविधान हमें जो है कि सुरक्षा देता है। निजी जीवन है, उसे हमें अपने ढंग से जीने का अधिकार है। वर्मा कमेटी ने कहा कि इसे भंग किया जाना चाहिए, इसे बंद किया जाना चाहिए, और एक नई गाइडलाइन इसके लिए इन्होंने बनाई और उस गाइडलाइन में कहा गया कि इस प्रकार के कृत्य नहीं किए जा सकते क्योंकि यह अवैज्ञानिक है, और कोई भी टेस्ट इससे संबंधित या इससे संबंधित कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं है जो कि इस बात को प्रमाणित करता हो कि इस प्रक्रिया के द्वारा किए गए टेस्ट से यह तय होता हो कि महिला के पहले सेक्सुअल रिलेशन रहे हैं या नहीं रहे हैं, वह रेप पीड़िता हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, इससे संबंधित भारत सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं। 2012 के केस के बाद ही भारत सरकार ने भी इस पर पूरी तरह से बैन लगाने की बात कही है, साथ ही साथ इसके नए गाइडलाइंस भी बनाए हैं। नई गाइडलाइंस में उन्होंने ये कहा कि जो चीज़ें वर्मा कमेटी ने कही थी वही सेम चीज़ें यहाँ पे उन्होंने भी कहा, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐड किया। ऐड करते हुए भारत सरकार ने ये कहा कि अगर किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे यह प्रक्रिया यूज़ में नहीं ले आई जाएगी, और अगर कभी ऐसी कोई प्रक्रिया यूज़ में ले जाने की बात ही की जाती है तो यह बेहद निजी मामला होगा। उस महिला से पूछने के बाद ही ये चीज़ें तय होंगी कि क्या आपके साथ यह चीज़ें की जा सकती हैं या नहीं। ठीक है, दूसरी बात है कि यूएन की जो विमेन इकाई है, जो विमेन विंग्स है, वो क्या कहती है। यूएन की विंग ये कहती है कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के कोई भी अभद्र व्यवहार को एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही यह भी कहा उन्होंने कि यह मानवाधिकार आयोग भी इसके खिलाफत में बात करता है। वो कहता है कि इन तरह की चीज़ों को समाज में किसी भी रूप में स्वीकार्यता नहीं मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, यह केस सिर्फ आज नहीं आया चर्चा में, इसके पहले भी इस पर बहुत सारी बहस छिड़ चुकी हैं और बहुत सारी बातें हो रखी हैं। बात दरअसल ये है कि इन सब पे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ जाने के बाद भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को ले आने के बाद भी, उसे एनफोर्स करने के बाद भी ये अलग अलग जगहों पे होते रहे हैं, यही बड़ी बात है। कहने का सेंस ये है कि अगर इन चीज़ों को रोक लगाना है तो एक सभ्य समाज में इन चीज़ों का कोई आधार और कोई भी प्रक्रियागत कर्तव्य या किसी प्रकार का कोई काम नहीं होना चाहिए। देखिए, जो रेप सर्वाइवल है, रेप सर्वाइवल जो है एक ऐसी स्थिति कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपकी निजता का उल्लंघन करता है
और उससे आप व्यथित होते हैं। ये देखिए, किसी महिला के साथ तो ज़रूरी नहीं है, इस तरह की स्थिति या इस तरह के फेजेस को फेस करना या उससे फील करना कोई पुरुष भी इसे कर सकता है। लेकिन आपकी निजता भंग हो और उस दौरान आप जो सोचते, समझते या फील करते हैं वह एक महिला के लिए उससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। कई गुना ज़्यादा होने का सेंस ये है कि हमारे भारतीय समाज में यह बताया गया है कि महिला देवी की जगह रखती है। देवी की जगह रहने का मतलब यह है कि वह कोई देवी नहीं है। देवी का सेंस यह है कि वह अपने समाज में बहुत ही सम्माननीय स्थिति को प्राप्त करती है। इसमें भी अगर उसकी निजता भंग की जाती है किसी असामाजिक तत्व के द्वारा, तो क्यों उस महिला को सर्वाइवल कहा जाए? सर्वाइवल उसे क्यों कहा जाए जिस महिला के साथ रेप हुआ है या जिसने इसे फेस किया है? जिसने इसे किया है उसे दंडित क्यों न किया जाए और उस पर नए नए तरह के रिवाइवल या केसेस को पेंडिंग करना, उस पर ढेर सारी सुनवाई करना क्यों किया जाए? एक सख्त कानून हो, एक लिखित संविधान हो कि इसके बाद ये चीज़ें की जाएंगी। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक सख्त कानून है। भारत में बहुत ही फ्लेक्सिबल कानून को जो है कि जगह दी गई है और यहाँ पे पीड़ित पक्ष के साथ साथ जो कि आरोपी पक्ष है उसे भी सुनने का और समझने का, उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। तो सेंस ये है कहने का कि इन सब मामलों में सर्वाइवल किसे कहा जाएगा, घोषित किसे किया जाएगा, समाज, मीडिया किसे क्या कहता है, इसलिए यह चलन में आ गया है कि रेप सर्वाइवल है। लेकिन एक दूसरा पक्ष और दूसरी मांग आवाज़ यह भी उठ रही है कि इन चीज़ों को यहाँ पे बैन किया जाना चाहिए और इसे सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय इस संबंधित आया है उसे पूरे देश में एक समान रूप से अप्लाई करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।